आ रही है ना? यस सर, अब आ रही। हाँ ठीक है, चलो। लास्ट क्लास में क्या हम लोगों ने किया था बताओ? हम लोगों ने रिवर्स ह्यूमर प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे थे ना, क्यों भाई? यस सर। ओके, मैं तुम्हें एक बार थोड़ा सा उसका रिकैप करवा देता हूँ। हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया था कि ये मतलब रिवर फ्लो डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन को अगर हम एक्स मान लें, ये वी आर है, यानी रिवर फ्लो का डायरेक्शन को ही अगर एक्स मान लें और अक्रॉस द रिवर को वाई मान लें, तो हमारा जो वी एस आर है वो मान लो एक्स के पैरेलल डायरेक्शन के साथ अगर थीटा एंगल बना रहा है, और ये वी आर है, तो हमारी जो वेलोसिटी है vs यानी वेलोसिटी ऑफ स्विमर, दैट इज व्हाट vs इज vsr प्लस vr, ये है ना? तो हम लोगों ने ये कहा था कि अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल अल्फा है, तो हमारे पास जो ये वेक्टर है वो बन जाता है vsr cos थीटा प्लस vr आई कैप प्लस vsr sin थीटा j कैप, राइट? सर आपने VSR में SR क्या लिया है? SR का मतलब स्विमर रिलेटिव टू रिवर। अच्छा, ओके सर। ओके, मैंने तुम्हें एक कन्वेंशन बता रखा है कि अगर सबस्क्रिप्ट में मैंने एक टर्म लिखा है तो इसका मतलब ग्राउंड फ्रेम में वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? और सबस्क्रिप्ट में अगर दो टर्म लिखा है इसका मतलब वो रिलेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इज दैट क्लियर? जैसे VSR का मतलब ऑब्जर्व्ड एस है, ऑब्जर्वर रिवर, यानी रिवर के रिलेटिव। VR का मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर रिलेटिव टू ग्राउंड, ठीक है? VS का मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटिव टू ग्राउंड। क्लियर है? ये वो चीज है जो मैंने पिछले क्लास में बता दिया था तुम्हें कि जब भी हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी को ग्राउंड फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है? यस सर। ओके, इसमें आई कैप वाले का क्या रोल होता है? रिवर के अलोंग मूव कराता है। जे कैप वाले का क्या रोल होता है? आई कैप वाले का रोल होता है कि डिस्प्लेसेस, सर विड्थ क्रॉस कराने में J कैप। हाँ, तो बीच क्रॉस कराने में ये वाला पार्ट रोल प्ले करता है, और अलोंग द रिवर डिस्प्लेस कराने में ये वाला पार्ट। ठीक है भाई? ठीक है, ओके, ठीक है ना? तो अब क्वेश्चन ये आता है, ये मान लो मेरा रिवर है, ये विड्थ b है, ठीक है? ये विड्थ b का रिवर है, ये हमारा vs है, ये vsr sin थीटा है। तो कितनी देर में रिवर को क्रॉस करेंगे? तो आपको सोचिए कि y के अलोंग आपको b जाना है और y के अलोंग वेलोसिटी कितनी है? vsr sin थीटा। कितनी देर में क्रॉस करेंगे आप? b बाय vsr sin थीटा, यानी b इज द विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है? राइट? एंड ड्यूरिंग दिस टाइम अगर डिस्प्लेसमेंट अलोंग रिवर की बात करें तो उसी को हम लोग ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला हो गया VSR cos थीटा प्लस VR इंटू B बाई VSR sin थीटा। ये ड्रिफ्ट हो गया, ये टाइम टेकन टू क्रॉस हो गया। अब इसके बाद मैंने 4 स्पेशल केस की बात की थी, अगर आपको याद हो तो। याद है? यस सर। इसी सिचुएशन पे हमने 4 स्पेशल केस की बात की थी। पहला केस मैंने कहा था थीटा 0 है, तो उसको क्या नाम देते हैं भाई? If theta is equal to 0 degree, what do we name? डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में क्या होता है? आप कभी क्रॉस नहीं कर सकते रिवर को, सिर्फ रिवर के अलोंग डिस्प्लेस हो सकते हैं। ठीक है भाई? ओके? यस। हाँ, तो VS में खाली आई कैप आएगा, जे कैप आएगा ही नहीं, तो क्रॉस कैसे करोगे? ठीक है? उसके बाद मैंने कहा था दूसरा थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, उसको क्या नाम दिया था? थीटा 180 डिग्री को क्या नाम दिया था भाई? थीटा 180 डिग्री को क्या नाम दिया था? अपस्ट्रीम। अप स्ट्रीम।
अप स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, आप रिवर के अपोजिट जा रहे हैं। यहाँ मैंने दो बातें बताई थी, अगर ध्यान दोगे तुम, अप स्ट्रीम में अगर वीआर वीएसआर से ज्यादा हो जाए तो पूरी कोशिश के बावजूद भी आपका जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्स के अलॉन्ग ही होगा, और अगर वीएसआर बढ़ा हुआ वीआर से तब आप अपोजिट जा पाएंगे, राइट? यस सर। Yes, sir. व्हाट वी हैव टू कीप इनटू द माइंड कि अपस्ट्रीम में हम लोग अपोजिट तभी जा पाते हैं जब वीएसआर वीआर से बड़ा हो। तो वीएसआर छोटा हो गया वीआर से तो अपस्ट्रीम में पूरी कोशिश के बावजूद भी हम लोग डिस्प्लेस किधर होते हैं, रिवर के अलॉन्ग किधर होते हैं, तो फाइनली वी आर डिस्प्लेस्ड अलॉन्ग रिवर, राइट? ठीक है, तो एक बात तो ये हो गया और एक बात ये हो गया, ठीक है भाई, डन? ठीक है, यस। हाँ। अब इसके बाद यहां से कहानी शुरू होती है। अब इसके बाद की कहानी शुरू होती है, ये हो गया, ये हो गया, इसके बाद अब कहानी शुरू होती है। क्या कहानी शुरू होती है, देखो। इसके बाद ये होता है कि अगर मान लो मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तब कैसे क्रॉस करेंगे हम लोग? थर्ड केस, क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम, वो कब होता है भाई? क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम में कौन सा केस होगा भाई, बताओ? ये सारा मैं करा चुका हूं सर 90 डिग्री होगा। हाँ, थीटा 90। हाँ सर, थीटा ठीक है, तो जब आप मिनिमम टाइम में क्रॉस करोगे तो ड्रिफ्ट होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा। तो थीटा 90 रखने का मतलब ये नहीं कि अल्फा 90 है। थीटा 90 है तो अल्फा कुछ ना कुछ होगा, क्यों? क्योंकि एक्स के अलॉन्ग कुछ वेलोसिटी हमारी वी आर आई कैप की वजह से आ जाएगी। तो ऐसे केस में हम ड्रिफ्ट के साथ क्रॉस करेंगे, तो ड्रिफ्ट की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास, जैसे थीटा 90 रखोगे ना, ड्रिफ्ट विल बी वी आर बाई वी एस आर इंटू वी। ठीक है, वी आर अपॉन वी एस आर इंटू बी विल बी ड्रिफ्ट अलॉन्ग रिवर। ठीक है, यस सर। हाँ, ये तीन केस हमने कर लिए थे और चौथा केस बताया था लास्ट में तुम्हें। चौथा केस क्या था? व्हाट आर द फोर्थ केस? फोर्थ केस वाज, क्या था फोर्थ केस? क्रॉसिंग द रिवर टू डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट। यानी मान लो ये पॉइंट ए है और इसका जस्ट अपोजिट पॉइंट बी है, तो अगर कह रहा है कि हमको सीधा ए से चल के बी पे जाना है, ये देखो, क्रॉसिंग द रिवर टू डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट, ये फोर्थ केस है जो मिनिमम टाइम का केस नहीं है। इज दैट क्लियर? If you want to cross the river to directly opposite point, that is not the case of the minimum time, right? यस सर। ठीक है भाई, so if you cross the river to directly opposite point, it is not the case of the minimum time. क्यों? क्योंकि जब आप डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे जाते हैं, ए से चल के बी पे पहुंचते हैं, ये मिनिमम टाइम का केस क्यों नहीं है? क्योंकि आप ही के वेलोसिटी का, यानी आप इस केस 4 में आपको वीएसआर यूं रखना पड़ता है, वीएसआर यूं रखना पड़ता है, और ये वीआर है, यानी ये टोटल थीटा है, और ये वीएस है, यानी वीएस में अल्फा 90 है, यहाँ अल्फा 90 है, ये वीएस है। नहीं दिख रहा है क्या? अब दिख रहा है? यस सर। यहां तक ही लिखा है, ये दिख रहा है? मेरा हाथ दिख रहा है? नहीं सर। अरे कितना दूर भाग गया ये। अब दिख रहा है? हाँ सर, अब दिख रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो, अभी हमको ऐसे रखना पड़ा, यानी इसके साथ कुछ एंगल रखना पड़ा, यानी ये टोटल थीटा है अगर यहाँ से यहाँ तक, और ये मान लो फाई है, तो वीएसआर साइन फाई ने क्या किया, वीआर को कैंसिल किया, किसको? वीआर को, और तब हमारी ये वेलोसिटी बच गई वीएसआर कॉस फाई। केस 4 में मैंने कहा था कि हमारी जो ग्राउंड फ्रेम वेलोसिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है, वीएस वेक्टर क्या हो जाती है, अंडर रूट वीएसआर स्क्वायर माइनस वीआर स्क्वायर जे कैप, ये आंसर आ जाता है। ठीक है, यस सर। अरे बस में एक केस मैंने डिस्कस कर लिया था शायद, लास्ट में यही किया था। हाँ सर, लास्ट यही किया था। हाँ, यानी हमारे पास देखो 4 ब्रॉड कैटेगराइजेशन है। जनरल कैटेगराइजेशन ये है, और इसमें 4 ब्रॉड कैटेगराइजेशन है, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम। ओके, एंड चौथा केस है क्रॉसिंग द रिवर टू डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट, राइट? ठीक है भाई, तो रिवर स्विमर प्रॉब्लम फंडामेंटली अगर हम देखें तो क्या केस है, देयर इज अ moving medium and the particle is moving relative to medium, and then we have to visualize the velocity in ground frame. ठीक है, river swimmer problem fundamentally is the case in which the medium is moving and the particle is moving relative to medium,
and then we have to observe the displacement in ground frame, right? आ रही है ना बात समझ में? ठीक है ना भाई? हाँ सर। मतलब अगर हम लोग रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम की बात करेंगे, हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो इस तरह से है। पहले हमको विजुलाइज क्या करना है, द पार्टिकल मूविंग रिलेटिव टू मीडियम, देन मीडियम इज मूविंग, देन वी आर गेटिंग द वेलोसिटी इन ग्राउंड फ्रेम, एंड देन व्हाट? क्लियर है? यस सर। मतलब पहले VSR है, फिर VSR प्लस VR है तो VS आया, और VS आने के बाद फिर क्या है? ठीक है, क्लियर है? ओके। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो इस तरह से हम लोग इस सिचुएशन को विजुलाइज करेंगे। क्लियर है ना भाई? राइट, आगे बढ़े। ठीक है भाई? यस सर। हाँ, ओके, तो ये आ गया। तो इसके हमने लास्ट में केसेस किए थे, ठीक है। अब इस पे बेस में कुछ क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कराऊंगा तुम्हें, ठीक है। ओके, यहाँ यूरोडो में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, ठीक है। दो क्वेश्चन में स्टैंडर्ड की तरह लेता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 लिखो, पहले क्वेश्चन 1 लिखिए। मैं यहाँ पे कुछ चीजें स्टैंडर्ड की तरह ले रहा हूँ। मान लो ये बी जो है ना, वो दिया हुआ है 200 मीटर, कितना है, या 500 मीटर, मतलब विड्थ रिवर की है 500 मीटर, और जो हमारा VSR है यानी वेलोसिटी इन स्टिल वाटर जिसको बोलते हैं, वो है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो VR है वो दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू दी गई है, ठीक है भाई? ओके, विड्थ रिवर का ये है, ये है, ये है, ठीक है। यस सर। ओके, ठीक है। ये VSR 5 मीटर पर सेकेंड है दोनों केस में। दोनों केस का मतलब क्या हुआ, दो स्विमर में लूंगा, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो ऐसे लिख दो, बोथ A एंड B, बोथ A एंड B। दो स्विमर है A और B, ठीक है। VSR है 5 मीटर पर सेकेंड, VR है 3 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? यस सर। कितने स्विमर हैं? दो है। VSR है 5 मीटर पर सेकेंड, VR है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देयर आर टू स्विमर्स, राइट? यस। हाँ, तो अब क्वेश्चन क्या है, ये 500 मीटर विड्थ है रिवर का, VSR है 5, VR है 3, दोनों A और B की बात करेंगे हमारे ये, ठीक है। ओके, देखो, स्विमर A क्रॉसेस द रिवर टू डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट। A और B नाम दे दिया ना मैंने, अच्छा A और B यहाँ भी नाम दिया था, तो कोई नहीं, देखो, स्विमर A क्रॉसेस द रिवर टू डायरेक्टली, या बोथ 1 एंड 2 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। स्विमर 1 क्रॉसेस द रिवर टू डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट, राइट? यस सर। स्विमर 1 क्रॉसेस द रिवर टू डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट। हाँ, ठीक है, ओके, राइट। यस सर। Swimmer 2 crosses the river in minimum possible time. Swimmer 2 crosses the river in minimum possible time. Swimmer 2 crosses the river in minimum possible time. Swimmer 2 crosses the river in minimum possible time. ठीक है, and then walks the distance, walks the drift to reach to B. Swimmer 2 crosses the river in minimum possible time and then walks the drift to reach to B. मतलब स्विमर 2 को भी B पे ही जाना है, तो वो क्या करते हैं, मिनिमम टाइम में क्रॉस करता है, और जितना वो ड्रिफ्ट हुआ उतना वो वॉक कर जाता है। समझ में आ रही बात? सर कितनी स्पीड से वॉक करता है? हाँ, उसी को लेके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। if they both reach B in same time, ठीक है, what is the speed of walking? ओके सर। If they both reach B in same time, what is the speed of walking? अरे एक साथ ही दोनों पहुंच रहे हैं B पे,
तो कितनी स्पीड से वॉक करता है ये बताना है। ये एरोडोम का प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम है, मतलब इसी कॉन्सेप्ट को विजुलाइज करने का अच्छा प्रॉब्लम है। इफ दे बोथ रीच बी इन सेम टाइम, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वॉकिंग? बताइए। चार अलग अलग हो गए, ये इसी तरीके से जाएगा 4 फैक्टोरियल, मतलब 24 और 24 का मतलब ये हुआ at every location we will appear 12 नहीं बल्कि 24 बार at every location we will appear every बार। ठीक है, अगर दोनों एक साथ बी पे पहुंचते हैं तो स्पीड ऑफ वॉकिंग क्या है ये बताना है। बताइए, आ रहा है आंसर? एक मिनट सर। दोनों स्विमर एक साथ बी पे पहुंच रहे हैं तो कितना स्पीड से वॉक किया होगा उसने ये बताना है। सर हाँ, सर फोर्थ केस में वीएस का फॉर्मूला क्या था, एक बार आप बता दो। वीएस का मैग्नीट्यूड आ रहा था अंडर रूट वी एस आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। फोर्थ केस में जो ग्राउंड फ्रेम में स्विमर की वेलोसिटी आ रही थी वो आ रही थी अंडर रूट वी एस आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। ओके। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ सर, एक मिनट सर, कर रहे हैं। ठीक है, आ रहा है? सर 12 मीटर पर सेकंड है। हाँ शायद ऐसा ही है कुछ। ठीक है, देखो पहली बात यह है कि स्विमर वन क्या कर रहा है। स्विमर वन डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे जा रहा है, यानी उसको बी जाना है और उसकी ग्राउंड फ्रेम वेलोसिटी है अंडर रूट वी एस आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, यानी उसका जो टाइम कंज्यूम्ड हो जाएगा वो हो जाएगा बी बाय अंडर रूट वी एस आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए और आप देखिए क्या टाइम आएगा भाई, 125 सेकंड। हाँ तो 200 मीटर इसको 500 मीटर जाना है और वी एस आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर 4 आ रहा है ना।
यस सर। तो यानी 125 सेकंड, ठीक है भाई। तो ये स्विमर 1 जो है 125 सेकंड में ए से बी पे पहुंच गया, और बी को भी उतने ही देर में टोटल पहुंच रहा है ए से बी पे। लेकिन वो क्या करता है, पहले रिवर को क्रॉस करता है मिनिमम टाइम में। आप जानते हो मिनिमम टाइम में जब क्रॉस करेगा तो ड्रिफ्ट होगा ना। यस सर। हाँ, तो वो कहीं यहाँ पहुंच जाएगा सी पे मान लो। तो अगर वो सी पे पहुंच जाएगा तो ड्रिफ्ट कितना हो गया भाई, थीटा क्या हो गया यहाँ पे? सर ये 300 मीटर हो जाएगा ड्रिफ्ट। हाँ, थीटा क्या हो गया आपका? सर पहले 90। टाइम निकालना पड़ेगा ना, हमें पहले तो हम टाइम हाँ, तो निकालेंगे। टाइम तो नहीं, टाइम निकाल के या ये क्वेश्चन सीधा भी यूज कर सकते हो। बी मतलब जो हमारा ये आ जाएगा थीटा 90 अगर जैसे रखेंगे तो ये हो जाएगा VSR इंटू बी बाई वी आर, राइट। क्रॉस करने का टाइम पूछ रहे हैं, सी ए से सी का टाइम, ठीक है। VSR इंटू अपॉन VR इंटू बी, यही होगा ना। सर ये क्या किया? हाँ सर यही होगा। हाँ अरे हाँ थीटा 90 रख दिया ना मैंने। समझ गया सर। हाँ हाँ तो VSR कितना है? 5 है। VR कितना है? 3 है। तो 5/3 इंटू 500 कितना आया? सर टाइम 2500। तो बी बाय VSR वो करेंगे ना, VSR तो साइन। सॉरी, उल्टा उल्टा लिख दिया मैंने। हाँ यहाँ कितना आया? कितना टाइम लगा? 300 नहीं, सेकेंड। टाइम नहीं है, ये ड्रिफ्ट पूछ रहे हैं, ड्रिफ्ट कितना आ गया? ये तो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला है। हाँ सर ड्रिफ्ट आएगा 300 मीटर ना, वही तो सर। 300 मीटर, ठीक है। अब जो टाइम आया है ए से सी का टाइम, उसको अगर मैं टी डैश लिख दूं तो टी डैश इज बी बाई वी एस आर। सर तो सर हाँ, ये आ गया VR तुम्हारा होगा। 40 सेकेंड। सर VS नहीं होगा, वहाँ VR होगा मल्टीप्लाई में। VR V एक अपॉन मिनट एक VS। मिनट, टाइम टेकन टू क्रॉस तो होता है ना बी बाई वी एस आर, यानी 500/5 सेकेंड हो जाएगा। 100 सेकेंड, बिल्कुल सही। यानी यही है एक्स, यही है ड्रिफ्ट। इसको ये दौड़ करके आया है, कितना टाइम मिला इसको दौड़ने के लिए? 25 सेकेंड। 25 सेकेंड। क्यों? ये टोटल 125 सेकंड में यहाँ पहुंचता है, ये 100 सेकंड में यहाँ पहुंच गया, लेकिन उसको वापस 125 सेकंड में अगर यहाँ पहुंचना है, जिसका मतलब इसको वापस दौड़ने का टाइम कितना मिला भाई? 25 सेकेंड। 25 सेकंड। और दौड़ना कितना है? 300 मीटर। हाँ, तो 300 मीटर अगर 25 सेकंड में दौड़ेगा तो स्पीड क्या होगी? 12 मीटर पर सेकेंड। कितना? 300/25 कितना हुआ? 12 ना। यस सर। आंसर है 12 मीटर। क्लियर है? सबको समझ में आया है सर एवरीवन? हाँ जो आपने डिस्टेंस कैलकुलेट किया है हाँ। वो ड्रिफ्ट, सर उसमें VR लिखना होगा। सर आपने VS लिखा हुआ है। अरे नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मैं बोल रहा हूँ ना, थीटा कितना है? सर 90 तो 0 हो जाएगा तो सॉरी 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 सॉरी, हाँ VR, हाँ हाँ, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही, करेक्ट, सही कहा तुमने। यहाँ VR होगा, यहाँ VSR होगा B, ठीक है? क्लियर है? यस आ रही बात समझ में? ठीक है, कैसा लगा ये क्वेश्चन सॉल्व करके? सर अच्छा मजा था आया? यस सर। हाँ, ये एरोडो का प्रॉब्लम है। सर ये बुक कौन सी है एरोडोफ की? मतलब बहुत सारी है मैंने देखी, तो कौन सी नहीं में? नहीं, जनरल फिजिक्स, प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स। जो अच्छा सबसे पॉपुलर बुक है वो है प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स, एरोडो, ठीक है? सर जो उसमें IIT के मैकेनिक्स है पूरी? मैकेनिक्स नहीं, सारा पार्ट है, मैकेनिक्स भी है, इलेक्ट्रो भी है। हाँ, लेकिन गाइड के अंदर मतलब उसमें 80% चीजें IIT सिलेबस के अंदर हैं, 20% बाहर हैं, तो गाइडेंस में ही करना है, ठीक है? यस सर। 80% सिलेबस जो है उसका वो IIT के अंदर आता है और 20% बाहर आता है, ठीक है भाई? क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है। सर हाँ सर उसके आंसर्स बुक में ही होते हैं, मतलब हाँ, सोल्यूशन? आंसर बुक नहीं है। हाँ, ओके लेकिन उसमें जो रिलेवेंट क्वेश्चन है वही करना है, सब नहीं करना है, अगर करना चाहोगे तो, ठीक है? दूसरा, लैंग्वेज कई बार टफ है, मतलब कई बार लैंग्वेज ऐसा है कि ढंग से समझ में नहीं आता है, पूछते आसानी बात है, लेकिन लैंग्वेज की वजह से कई बार नहीं होता, ठीक है? यस ओके, सर। यस सर। हाँ, बाकी वो बहुत फेमस बुक है एरोडो की, प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स, IE एरोडो।
ठीक है, सुनिए, अब एक क्वेश्चन बस और बता दीजिए इसी कॉन्सेप्ट का। तुम लोगों में से किसी का जवाब नहीं आ रहा है भाई, बाकी लोगों को क्लियर है ना? Yes, sir. हाँ, ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन बस और कर लो, ये तो दो चार रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन है, वो अगर ढंग से आ गया ना, समझो रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम पूरा आ गया तुम। ठीक है, कुछ रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस हैं, उनको समझ लो तो आ गया। तो बेसिकली जो मेन फंडा है ना, बस वो वीएस वाला फंडा है, ये बात आपको समझ में अच्छे से आनी चाहिए। जनरल वीएस ये है, वीएस आर कॉस थीटा आई प्लस वी आर आई कैप, ये जनरल बात है, ये हमको समझ में आनी चाहिए। प्लस वी एस आर साइन थीटा जे कैप, ये एक बेसिक फंडा है, ये हमको क्लियर होना। If this is clear, then things are clear. Okay? This is the basic funda that should be clear to us. ठीक है? ये बेसिक फंडा है, अगर ये क्लियर है तो सब क्लियर है। ये ऊपर भी करवा रहे हैं ना? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, हेलो, आप लोग ये ओमेक्स से हैं क्या? ठीक है भाई, आगे बढ़े। ओके, Yes, sir. हाँ, Yes. चलो एक क्वेश्चन और करो। There are 3 fixed poles in river. ठीक है, ऐसे 3 से ABC. There are 3 fixed poles in river. ठीक है, both ठीक है, both B and C are equidistant from A. ठीक है, ओके, AB along river line, यानी रिवर के फ्लो का लाइन है, AB is along river flow and AC is perpendicular to that. क्लियर है भाई? यस सर। आ रहा है ना समझ में? हाँ सर। ठीक है, ये एल है, ये भी एल है। ए बी जो है रिवर लाइन के अलॉन्ग है, और एसी क्या है? परपेंडिकुलर टू दैट। तुमको दिया हुआ वीएसआर दिया हुआ, कितना दिया था अभी वही वैल्यू दे लो, और वी आर दिया हुआ कितना, ये दिया हुआ। ठीक है भाई? यस सर। हाँ, स्विमर 1 goes to, both swimmer move starts from A, both swimmer start from A, but the first swimmer goes to B and then comes back to A. Both swimmer start from A, swimmer 1 goes to B and comes back to A, and swimmer 2 goes to C and comes back to A. यानी 2 ने ये किया, 1 ने ये किया। ठीक है भाई? यस सर। ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम? T1 by T2 बताना है आपको। स्विमर 1 क्या किया, ए से बी गया और वापस ए पे आ गया। स्विमर 2 क्या किया, ए से सी पे गया और वापस ए पे आ गया। तो दोनों ने जो टाइम लिया उस टाइम का रेशियो बताना है आपको। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम कंज्यूम? ठीक है भाई, बताइए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम कंज्यूम? जो टाइम कंज्यूम हुआ है उसका रेशियो बताना है। सर हमें दोनों की लेंथ सेम दे रखी है। हाँ, दोनों का लेंथ सेम रखा, दोनों का एल दे रखा सेम। बताओ, जो टाइम कंज्यूम होगा उसका रेशियो क्या आएगा? भाई पहले जरा अच्छे से इसको नोट देना, रब कर देना, उसके बाद करना, नहीं तो फिर वो सीपेज होगा, फिर ऐसे ही हो जाएगा। थोड़ा रब देख कर देना अच्छे से, ठीक है? हाँ, थोड़ा इस सब में भी थोड़ा रब कर देना, नहीं तो फिर वैसे ऊपर से ऊपर कर दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अरे कुछ ऑब्जेक्ट से कर देना यार, हाथ से क्या है, ये काम तो एक ही बार होगा, फिर बार बार थोड़ी ना करेंगे। कोई चीज लेके कर दो ना,
अब तुम्हारा हाथ वहां नहीं पहुंचेगा तो पेंटिंग नहीं करोगे क्या ऊपर? है? हाँ फिर हाँ क्लियर है? यस सर, सॉल्व कर रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ देखो, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, उसको कंसोलिडेट करने के लिए यूजुअली को देता हूँ बच्चों को। इसी टाइम पे कंसोलिडेट हो जाता है तो कंसोलिडेट रह जाता है लॉन्ग टाइम, ठीक है? सर T1 किसका है, T2 किसका, ये बता दो। T1 1 इसको नाम दिया है, 2 इसको नाम दिया है। ओके ये T1, ये T2, ठीक है? सर 5:4। 5:4 आया। सर मतलब मेरा ये देखो यार, T1 में A से B है और B से A है, तो T1 के लिए जब हम लोग जाएंगे AB प्लस BA का टाइम, तो AB का जो टाइम होगा वो हो जाएगा L/8 और BA का टाइम हो जाएगा L/2, राइट? यस सर, तो सर 5/8 L। हाँ, तो फर्स्ट स्विमर को जाके वापस आने का जो टाइम लगा वो लगा 5L/8, क्लियर है? यस सर। और सेकंड स्विमर की जब बात करेंगे तो सेकंड स्विमर के लिए जो VS हो जाएगा वो हो जाएगा √VSR²। ये अक्रॉस द रिवर इन ग्राउंड फ्रेम वाला केस है ना? सर 4 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये जो टाइम होगा वो होगा 12/4, L/2। ठीक है? हाँ, और T1/T2 पूछा है तो आंसर क्या आया? 5/4 आ रहा है ना? यस सर। करेक्ट है, बिल्कुल सही है भाई। So the answer is 5/4. Is that clear to everyone? ठीक है? सर हाँ बोलो। सर फोर्थ केस में जो था, फोर्थ केस में हम बस ये फॉर्मूला याद कर लेना, हम डेरिवेशन याद रखे ना। देखो फंडा हमेशा ध्यान रखना है, यूजफुल होता है आईटी अगर एम है तो, ठीक है? मान नहीं लो खाली सर, मेंस एम है तो खाली तुमको फॉर्मूला से काम चल जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आईआईटी एडवांस एम है तो हर डेरिवेशन में जो फंडा यूज हो वो जरूरी है हमारे। क्यों? क्योंकि जो एम्स एडवांस के क्वेश्चन होते हैं कई बार वो उन कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं बेसिक से, और जो बेसिक से यूज करते हैं तो बेसिकली आया कैसे ये तुम्हें क्लियर होना, ठीक है? तो देखो बेसिक फंडा बस ये है, ये चीज बेसिक फंडा है। अब हमारी ग्राउंड फ्रेम वेलोसिटी अगर ऐसी है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैंने जीरो किया तो उससे इसको सॉल्व, ठीक है? यस सर। बेसिक फंडा ध्यान रखो और रिजल्ट भी ध्यान रखो। यानी क्या होता है कि ये एवरेज लेवल के अच्छे एग्जाम्स में स्कोर करने के लिए, जैसे मेंस में अच्छा करना है तो आपको कुछ रिजल्ट ध्यान रखेंगे तो ज्यादा आसानी से होगा काम, ठीक है? और अगर बिल्कुल एडवांस एम है तो एडवांस एम के लिए फंडा एकदम क्लियर होना, ठीक है? ओके, यस डिपेंड्स ऑन योर गोल। जैसे किसी को खाली नीट का तैयारी करना है तो वो रिजल्ट भी याद रख लेगा तो काम चल जाएगा, ठीक है? ओके, यस सर। आ रही ना बात समझ में? हाँ, और ऐसे ही आजकल जो क्वेश्चंस हैं, जैसे एडवांस में क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के आते हैं, मल्टीपल ऑप्शन में रिजल्ट पूछते ही नहीं है, वो पूछते हैं कि इसमें क्या होगा उसमें क्या होगा। तो जिसको फंडामेंटल क्लियर है वही अच्छा स्कोर करता है, ठीक है? आ रही बात समझ में? यस सर। हाँ, चले आगे बढ़े। क्लियर है? बोलिए। हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम के, और ये स्टैंडर्ड केस अगर आप देखें तो ध्यान से यही फॉर्मूला बेसिक है, इसी को हम बार बार मैनिपुलेट कर रहे हैं और कुछ भी, ठीक है? राइट? यस सर। ठीक है, ओके। इसके बाद ना कई बार ऐसा हो सकता है कि जैसे हम लोग अक्रॉस द रिवर इन ग्राउंड फ्रेम की बात कर रहे हैं, कई बार ग्राउंड फ्रेम की वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर दे दिया जाए तो हम लोग क्या करते हैं कि VSR और VR का रिजल्टेंट VS होता है, तो VSR का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है लाइन ऑफ मोशन के, उसको कैंसिल कर देते हैं, उससे भी आ जाता है, ठीक है? ओके, तो ये हो गया फंडा। इसके बाद हमारे पास जो रिलेटिव मोशन में एक इस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, जैसे रेन मैन प्रॉब्लम। हैव यू हर्ड अबाउट दैट?
ठीक है। यस रेन मैन प्रॉब्लम क्या है? तो एक्चुअली ये बताओ, जैसे आजकल तो बारिश होती है और काफी तेज हवा भी आने लग जाती है, कई बार खिड़की से टिल्ट होकर तुम्हारे घर के अंदर पानी आ जाता है ना? यस सर। क्या ऐसा नहीं होता कि ये मान लो खिड़की है, रेन ऐसे आ गया और तुम्हारी मदर बहुत गुस्साती हैं, तुम लोगों ने देखा नहीं, देखो घर में पानी आ गया, ऐसा होता है? हाँ सर, मेरे घर में तो हो बहुत जाता होता है। ठीक है। हाँ, और मुझे बहुत डांट सुनना पड़ता है अगर मैं मान लो कोई क्लास ले रहा हूँ या कोई भी पढ़ाई वढ़ाई कर रहा हूँ या कुछ टीवी वगैरह भी देख रहा हूँ, उस बीच में बारिश आ गई और मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे बहुत डांट खाना पड़ता है। ठीक है भाई, तुम लोग को भी खाना पड़ता है? यस सर। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? यूजुअली तो रेन ऐसे गिरता है ना भाई, नहीं? यूजुअली रेन फॉल्स वर्टिकली, राइट? मतलब यूजुअली जो रेन पार्टिकल्स के मोशन होते हैं कैसे होते हैं? वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकल होते हैं, राइट? हाँ, तो रेन पार्टिकल का मोशन जो होता है वो वर्टिकल होता है, ऐसे रेन पार्टिकल गिरते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, विंड के फ्लो की वजह से वो टिल्ट हो जाता है, राइट? नहीं? हाँ, तो जो विंड का मूवमेंट होता है तो ये टिल्ट हो जाता है, तो ये फंडा होता है। यानी रेन पार्टिकल का वेलोसिटी यूजुअली तो वर्टिकल होता है ग्रेविटी के साथ, बट कई बार टिल्टेड हो जाता है, उसी से हमारे क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। ठीक है भाई? ओके। जानते हो रेन पार्टिकल अगर वर्टिकली गिर रहा है, लेकिन हमें क्या वेलोसिटी दिखती है? मान लो मैं स्टेशनरी हूँ, रेन पार्टिकल, मान लो एक केस लेते हैं, सपोज रेन पार्टिकल फॉलिंग वर्टिकली, ये डायग्राम, ठीक है? ओके, ठीक है। और मैं स्टेशनरी हूं तो रेन पार्टिकल की वेलोसिटी मुझे कैसी नजर आती है? वर्टिकल। Suppose I am stationary and the rain particles are also falling vertically. Then in what way they appear to fall to us? ओवरहेड गिरता है। हाँ, लेकिन मान लो अगर मैं इसी केस में वॉक करने लग जाऊं तब मुझे कैसा दिखता है मेरे रिलेटिव? मान लो इसी केस में मैं ऐसे वॉक करने सामने लग से आती है। जाऊं। हाँ, तो एक्चुअली क्या होता है कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन होता है, यानी जो हमें दिखती है, उसको अगर मैं वीआरएम कह रहा हूं, तो व्हाट इज वीआरएम? मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन, दैट इज वीआर, ये वीआर है, माइनस वीएम है। यानी मैं अगर ऐसे जा रहा हूं तो माइनस वीएम ऐसे होगा ना भाई, तो ऐसे नजर आएगा वीआरएम, ये हो गया। समझ में आ रहा है? ओके। यानी आप हॉरिजॉन्टली अगर यू वॉक कर रहे हैं और रेन ऐसे फॉल कर रहा है, तो आपको वर्टिकली गिरता हुआ नहीं दिखता है रेन, आपको लगता है कि ऐसे आ रहा है रेन। कैसे आ रहा है? ऐसे आ रहा है। समझ में आ रही बात? तो व्हाट यू ऑब्जर्व हियर कि रेन पार्टिकल आर फॉलिंग लाइक दिस, राइट? ठीक है भाई? तो अगर आपको बारिश से बचना है तो छाता कैसे रखेंगे आप? हाउ विल यू प्लेस योर अम्ब्रेला? विल यू प्लेस इट लाइक दिस? ऐसे रखोगे कि ऐसे रखोगे? फिर सेकंड वाले में जैसे वीआरएम ये वाला ना? हाँ सर। हाँ। आपको हमेशा ये ध्यान देना है, टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम रेन यू विल ऑलवेज पुट योर अम्ब्रेला अगेंस्ट वीआरएम। देखो, ठीक है? टू सेव oneself फ्रॉम रेन he will always put umbrella against VRM. ठीक है? To save oneself from rain, he will always put umbrella against VRM. Right? अगर कोई बारिश से बचना चाहता है तो अम्ब्रेला को कैसे रखेगा भाई? अगर कोई बारिश से बचना चाहता है तो अम्ब्रेला को कैसे रखेगा? इसके अगेंस्ट। To save oneself from rain, he will always keep his umbrella against क्या? VRM. क्लियर है? यस सर। अगर कोई बारिश से बचना चाहता है तो वो अपने अम्ब्रेला को हमेशा वीआरएम के अगेंस्ट रखेगा। किसके अगेंस्ट? किसके अगेंस्ट? वीआरएम। हाँ, ठीक है, यही बेसिक फंडा है। ठीक है, यही बेसिक फंडा है। यानी अगर आप अपने आप को बारिश से बचाना चाहते हैं तो आपको अम्ब्रेला को वीआरएम के अगेंस्ट रखना पड़ेगा। और वीआरएम क्या होता है? वीआर माइनस डीएम होता है, जो कि आपको ज्योमेट्रिकली कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं दो स्टैंडर्ड केस लेता हूं। आई होप इट विल बी क्लियर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो। ठीक है,
ओके, क्वेश्चन लिखिए जरा, ठीक है, लिखिए। When a person is walking with the speed of, when a person is walking with the speed of 2 meter per second, ठीक है भाई, when a person is walking with the speed of क्या 2 मीटर पर सेकंड 2 meter per second, ठीक है, he has to tilt his umbrella at an angle of 30 degree with the vertical. When a person is walking with the speed of 2 meter per second, he has to tilt his umbrella. When a person is walking with the speed of 2 meter per second, ठीक है, लिखे। When a person is walking with the speed of क्या है 2 meter per second, he has to tilt his umbrella at an angle of 30 degree with the vertical, ठीक है, he has to tilt his umbrella at an angle of 30 degree with the vertical, ठीक है भाई। यस सर हाँ, he has to tilt his umbrella at an angle of 30 degree with the vertical, right? यस सर He has to tilt his umbrella at an angle of 30 degree with the vertical, clear है? ठीक है। What is the speed of rain particles? What is the speed of rain particles if they are actually falling vertically? 6 What is the speed of rain particle if they are actually falling vertically? वो किस स्पीड से वॉक कर रहा है? 2 मीटर 6 होगा सर आंसर 6 मीटर पर सेकंड नहीं, ध्यान से सोच के जवाब दो। सॉल्व करके जवाब दो। एक्चुअल वेलोसिटी रेन की वर्टिकल है, हैं? सर लास्ट वाली लाइन रिपीट कर दो। He has to tilt his umbrella at an angle of 30 degree with the vertical. What is the actual speed of rain particle assuming they are falling vertically? What is the actual speed of rain particle assuming they are falling vertically? हम ये मान रहे हैं कि रेन पार्टिकल वर्टिकली गिर रहे हैं, तो रेन पार्टिकल की एक्चुअल स्पीड क्या होगी बताइए। सर 6 ही होनी चाहिए। नहीं, मुझे तो लग रहा है 4 होनी चाहिए। सर 30 डिग्री है ना? हाँ, यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा 2 और 2√3 आएगा। अच्छा हाँ सर, हाँ सर। सर हमें निकालना क्या था? एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन पार्टिकल निकालना है। रेन पार्टिकल का एक्चुअल स्पीड निकालना है। मतलब सर रिलेटिव टू ग्राउंड हाँ, 2√3 आएगा। हाँ भाई 2√3 आएगा, सॉरी 2√3 आएगा, बिल्कुल 2√3 आएगा। 2√3 सही है, ठीक है, 2√3 आएगा सही है। यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे फंडा क्या है, ये एंगल है हमारा, ये थीटा दिया हुआ है हमें, थीटा दिया हुआ है, ये वाला मतलब वी आर ऐसे है, और वीएम का मैग्नीट्यूड दिया हुआ कितना 2, तो हमको वी आर का बताना है। तो
इस डायग्राम के हिसाब से देखो एक्चुअल वेलोसिटी तो यूं है ना, ये VRM है, ऐसे अम्ब्रेला में रखा हुआ, तो tan थीटा आ गया VM मैग्नीट्यूड वाइज VM बाय VR, तो tan 30 हो गया 1/√3, तो VR आ गया क्या 2√3, so the answer is 2√3 मीटर पर सेकेंड, राइट? क्लियर है भाई सबको? यस समझ में आ रहा है क्या आंसर है तुम्हारा? 2√3। हाँ, so the answer of my question is going to be 2√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? यस सर। So this is the answer of my question. 2√3 meter per second is the answer of my question, right? What is the answer of my question? 2√3 meter per second. Clear है ना भाई? यस सर। हाँ, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर है 2√3 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़े हैं, बढ़े भाई। सर 4 उसकी आएगी ना, जो रिलेटिव relative वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। हाँ, रिलेटिव हाँ। मैग्नीट्यूड 4 आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी पूछते तो 4 आ जाएगा, ठीक है? ओके, यस यस। हाँ, चलो एक और क्वेश्चन बस कर लो इसमें, तो ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है भाई? ओके, लेकिन देख लो, ये ध्यान देना, यहाँ ज्योमेट्री का बहुत बड़ा रोल है अरेंजमेंट प्रॉब्लम में। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बस ढंग से बन जाए, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है? तो बेसिकली ज्योमेट्री इज मोर इंपॉर्टेंट व्हाइल सॉल्विंग दीस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो आप बस ज्योमेट्री अच्छे से कर लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है भाई? ओके, यस सर। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करें नेक्स्ट पॉइंट। यस सर। चले आगे बढ़े, ठीक है? ओके, ठीक है, चलिए लिखिए यहाँ पे, ठीक है भाई? ओके, यस सर। हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, ठीक है? ओके, लिखिए, ठीक है? When a person is walking with the speed of 3 meter per second, when a person is walking with the speed of 3 meter per second, ठीक है? When a person is walking with the speed of 3 meter per second, he has to keep his umbrella vertical to save from rain, ठीक है? Right? Okay? When a person is walking with the speed of 3 meter per second, he has to keep his umbrella vertical to save himself from rain, right? Yes. Okay? When he doubles his speed, ठीक है? When he doubles his speed, जब वो अपनी स्पीड डबल करता है, ठीक है? यानी ये केस 1 हो गया ये। When he doubles his speed, ओके? अब उसी ने क्या किया, अपनी स्पीड डबल कर ली। When he doubles his speed, he has to tilt his umbrella at angle of 30 degree with initial direction, यानी वर्टिकल के साथ, ठीक है भाई? When he Yes, doubles sir. his speed, when he doubles his speed, he has to tilt his umbrella at an angle of 30 degree with initial direction. Clear है? Yes. हरी बात समझ में? तो बताओ अम्ब्रेला को किधर 30 डिग्री किधर टिल्ट करना होगा, ऐसे या ऐसे? आगे की तरफ या पीछे की तरफ? सर आगे की तरफ। हाँ, ठीक है, यानी अब ये नया डायग्राम ये हो गया हमारा, ठीक है भाई? ओके, सर हाँ सर लेकिन फर्स्ट केस में अगर हम देखें हाँ, तो सर फर्स्ट केस में इनिशियल ये नहीं दिया, रेन का डायरेक्शन वर्टिकल है, ये थोड़ी दिया हुआ। नहीं हाँ सर वही सर मैं कह रहा हूँ कि रेन का डायरेक्शन तो ओब्लीक होगा ना। हाँ, ऑब्वियस होगा ना।
हाँ सर, तो oblique होगा तो 30 डिग्री वो उस oblique के साथ बनाएगा ना, क्योंकि इनिशियल लिखा है। इनिशियली तो उसको वर्टिकल रखना पड़ रहा है, ऐसा दिया हुआ है। अच्छा, ओके सर। इनिशियली जब उसको बारिश से बचना है तो वर्टिकल रखना पड़ना है। जब उसने अपनी स्पीड को डबल किया, 3 से 6 कर दिया, तब उसको टिल्ट करना पड़ रहा है। ठीक है भाई? ओके सर। हाँ, मतलब प्रीवियस केस से 30 डिग्री पे आगे टिल्ट करना पड़ रहा है। ठीक है? तुम्हारा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन एंड इट्स एंगल विद द वर्टिकल। रेन का एक्चुअल वेलोसिटी क्या है और एक्चुअल वेलोसिटी जो है रेन की, वो वर्टिकल के साथ क्या एंगल बना रही है। तो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन एंड इट्स एंगल विद द वर्टिकल। ठीक है भाई? क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन एंड इट्स एंगल विद द वर्टिकल। रेन की एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है और उसका वर्टिकल के साथ एंगल कितना है, ये बताना है। ठीक है, बताइए। इसको भी ये कर दो ना। इस पूरे को कर दोगे तो फिर पेंट करोगे तो फिर ये झर ही जाएगा, फिर कैसे होगा। फिर मैं कल जाके इनको बताऊंगा कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा। कोई अगर सीढ़ी उड़ी हो तो वो लगा के कर दो। सर 6/√3। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रेन 6/√3 आ रहा है। ये तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी 3 है। और नहीं भाई, मुझे लग रहा है रेन की वेलोसिटी भी 6 ही आ रही है शायद। (3√3) और 3 का रिजल्टेंट निकालेंगे तो 6 आएगा भाई। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन 6 आएगा। क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि सॉल्व करके एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो 6 आएगा। क्लियर है? एक मिनट सर। हाँ जी, हाँ ठीक है। सारी बात समझ में आई? सर ये बता दो। हाँ देखो, पहले सबसे ध्यान दो कि हमारा जो VR होता है, VM पहले केस में क्या दिया है? 3। 3। तुम जानते हो कि अभी VRM का डायरेक्शन किधर है बताओ? अम्ब्रेला को किसके अगेंस्ट रखना पड़ता है आपको?
सर वर्टिकल के लॉन्ग है VRM। हाँ तो ये हो गया VRM, है ना, राइट? यस सर। क्या, तो अब आप बताइए कि VR क्या हो गया? सर हम नेगेटिव वो लेंगे ना। नहीं, VR तो VRM प्लस VM होता है ना, VRM में VR माइनस VM है, VRM ये हो गया, VM ये हो गया, ठीक है क्या? सर समझा नहीं मैं कह रहा हूं कि VR का मतलब क्या होता है, VRM का मतलब क्या होता है? VR माइनस VM होता है ना भाई, यस सर। तो VR का मतलब क्या होगा? हाँ ठीक है सर, समझ गया। यस सर। VRM वर्टिकल दिया हुआ कितना है मैग्नीट्यूड वो पता नहीं, VM तो हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, पता है, तो VR ये है ना इस डायग्राम के साथ, यस सर। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो VR का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना है? 3 है क्या? यस सर। हाँ, अब सेकंड केस में आते हैं। जब हम सेकंड केस में जाएंगे तो क्या होगा, VRM तो जो था वही रहेगा ना भाई, क्या? VR तो जो था वही रहेगा ना, VRM चेंज हो जाएगा लेकिन VR तो चेंज नहीं होगा ना, यस सर। VR चेंज होगा क्या? नहीं सर, सेम रहेगा। हाँ, लेकिन जब हमारा जो टिल्टेड हमारा जो डायरेक्शन होगा तो VRM के अगेंस्ट होगा, यानी माइनस VM, यानी टोटल 6 है, ये 3 है, राइट? VRM का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो पता ही है ना हमको, तो ये भी 3 हो गया, यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस 6 है, तो 3 चला गया, तो ये क्या बचा? सर ये क्या किया आपने सर, समझा नहीं। ये VR है यस सर। और ये माइनस VM है, ये जो डायरेक्शन मैंने रिप्रेजेंट किया वो क्या है? ये पूरा यहां से यहां तक माइनस VM, जो कि 6 है, समझ आ रहा है? यस सर। अरे भाई पहले 3 था ना VM, अब डबल किया तो 6 हो गया ना? हाँ सर। नहीं, तो VR का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो 3 है, तो इतना तो 3 है, इतना 3 एक्स्ट्रा आ गया, मतलब टोटल 6 है, तो ये एक्स्ट्रा 3 आया ना। तो अभी सेकंड केस में हमारा जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसको अगर मैं VRM डैश कहूं सेकंड केस को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये एंगल कितना दिया है क्वेश्चन में? ऐसे अम्ब्रेला रखना पड़ेगा ना भाई। यस सर। अरे सेकंड केस में जो अम्ब्रेला रखेंगे तो हम किसके अगेंस्ट रखेंगे? VRM के अगेंस्ट ही रखेंगे ना, यानी VRM डैश के अगेंस्ट। हाँ सर। ऐसे आपको अम्ब्रेला रखना पड़ेगा। और ये एंगल वर्टिकल के साथ कितना डिग्री टिल्ट किया दिया हुआ है क्वेश्चन में? 30 डिग्री। हाँ, तो अब ध्यान से देखिए आप, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये 90 है, ये 90 है, तो कैसा ट्राइंगल बन रहा है? दोनों ट्राइंगल कैसे ट्राइंगल बन रहे हैं? कॉन्ग्रुएंट। हाँ, तो ये बताओ, ये जो एंगल 30 डिग्री है, ये 3 है, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना हुआ? मतलब इस VR का जो वर्टिकल कंपोनेंट, हाँ VR का वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ गया? 3√3 नहीं आ गया? हाँ सर। ये भी तो 30 हो जाएगा ना, 3√3 आ गया ना, बोलो। अरे 3 cot 30 आएगा ना। हाँ सर। हाँ सर। तो VR का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 3√3 है, हॉरिजॉन्टल 3 है, तो VR का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ VR is 3√3, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 3, तो VR कितना आ गया? 6। और उसका वर्टिकल के साथ एंगल कितना कितना? व्हाट इज एंगल विद द वर्टिकल? सर किस केस में? नहीं, एक्चुअल वेलोसिटी का वर्टिकल के साथ क्या एंगल आ रहा है, VR का क्या एंगल आ रहा है? वो तो किसी भी केस में सेम ही रहेगा ना, आंसर बताओ। 30 डिग्री। हाँ बिल्कुल, तो मेरा आंसर ये आ गया। व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन? 6 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द एंगल विद द वर्टिकल? 30 डिग्री। ये मेरा आंसर है, क्लियर है भाई?
समझ में आ रही है ना बात? रोशनी समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो ये स्टैंडर्ड बात है, ये जो बातें मैंने बताई ना अभी इस क्वेश्चन में, वो रेनमैन प्रॉब्लम का स्टैंडर्ड बात है कि कई बार हम लोग ऑब्जर्वर की वेलोसिटी चेंज करते हैं और उसके साथ एंगल चेंज का विजुलाइज करते हैं, मतलब, और कई बार हम लोग वर्टिकल देके विजुलाइज करते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। कर लोगे ना? मतलब दे आर द स्टैंडर्ड थ्योरीज ऑफ रिलेटिव मोशन, ठीक, राइट? सर ये सब जो क्वेश्चन, हाँ सर मुझे ये समझ नहीं आया अभी भी आपने वो 3 क्यों लिया, 3 में डिवाइड कैसे किया? अरे भाई देखो, पहले केस में मुझे क्या बताया कि वीआर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? पहले केस में क्या मीटर पर बताया? वीआर सेकंड। का 3 है ना? हाँ सर। यानी वीआर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो हमेशा वही रहेगा ना, वीआर थोड़ी ना चेंज कर रहा है। मान लो मैं तेजी से दौड़ने लग जाऊं तो क्या बारिश की वेलोसिटी बदल जाएगी? नहीं सर। तो आइडिया ये कि दोनों के वीआर तो सेम ही है ना, तो वीआर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उतना ही है। यस सर। तो ये जो टोटल 6 है, इसमें अगर ये 3 चला जाए तो ये क्या बचेगा? सर तुम वो कह सकते हो जो बीच वाली लाइन आपने बनाई है वो वीआरएम हुआ, जो पुराना वाला था वीआरएम। हाँ बोल सकते हो, वर्टिकल लाइन ही तो वीआरएम है, ऐसे बोल सकते हो। वीआरएम का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना है भाई, वीआरएम वर्टिकल है तो यही हुआ पहले केस, इनिशियल केस में यही वीआरएम था, हाँ सर। ठीक है? और अब ये वीआरएम डैश बन गया, नया बन गया वीआरएम, ठीक है? ओके सर। केस 1 में यही वीआरएम था, वही वीआरएम अब ये बन गया, इसीलिए एक्स्ट्रा टिल्ट करना पड़ा मुझे, ठीक है भाई? यस सर। हाँ ये बोल सकते हो, तुम जो बात बोले वो बोल सकते हो। समझ में आ रही बात? यस क्लियर सर। है ना भाई? नहीं क्लियर है? सर क्लियर है। हाँ, तो इस तरह से इन केसेस को हम लोग विजुलाइज करेंगे, ठीक है? ये हो गया रेनमैन प्रॉब्लम, ठीक है? ओके, सर 1 मिनट लिख लेंगे। हाँ नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है? ओके, तो अब देखो, अब हमारे पास जो पार्ट आता है ना यहाँ पे, जो काइनेमेटिक्स में है, अब आता है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ये तुम लोग को पता है क्या? काइनेमेटिक्स में कहाँ तक पहुंच गया तुम लोगों का सिलेबस, बताओ? सर बस सर्कुलर और सेंट्रीपिटल वगैरह वाला पार्ट ही रह गया है, बाकी सर ने बोला कि वो लॉज ऑफ मोशन के बाद कराएंगे। अच्छा, तो अभी क्या शुरू कर दिया सर ने? सर अभी लॉज ऑफ मोशन में वो पुली वाला चल रहा है। अच्छा, तो मैं वो करा दूं या उस पुली वाले से ही आगे बढ़ूं? नॉर्मल रिएक्शन वगैरह कर लिया तुम लोग? हाँ सर वो कर लिया। अच्छा, पुली मतलब टेंशन वगैरह भी कर रहे हो, ठीक है? ओके, हाँ सर। तो चलो मैं उसी को फॉलो करूं या सर्कुलर मोशन करा दूं? सर सर्कुलर करा दो आप। ठीक है, चलो मैं सर्कुलर करा दूं। ठीक है भाई, सबको क्लियर है? ठीक है, तो मैं से सर्कुलर से पहले मुझे बताओ व्हाट इज सर्किल? ये नोट कर लिया ना? सर्किल का डिफिनेशन कौन बताएगा तुम में से, बताओ? मैं से किसी पूछता हूँ, रुक जाओ, जिससे मैं पूछूंगा वो बताना भाई। रोशनी तुम बताओ, रोशनी, अब मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. बताइए सर्किल क्या है, व्हाट इज सर्किल? Sir, a shape. सर्किल, सर्किल। Yes, sir. Circle is a shape. हाँ सर्किल का, हाँ सर्किल इज शेप, ठीक है, लेकिन उसका डिफिनेशन क्या है? वो तो सब कुछ शेप है ना भाई, स्फीयर भी शेप है, स्ट्रेट लाइन भी शेप है, एलिप्स भी शेप है, Sir, a ठीक है? two-dimensional shape. 2 डायमेंशनल शेप, ठीक है? और क्या बोलेंगे? सेंटर से हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम है। और सेंटर से ना हो, जो किसी दूसरे पॉइंट से हो जाए तो? कोई और पॉइंट से अलग होगा सर, सेंटर से ही सर्कमफ्रेंस वाला पॉइंट से डिस्टेंस पे है। नहीं, मान लो सेंटर से सेम डिस्टेंस पे नहीं है, प्लेन में कोई दूसरा पॉइंट है उससे सेम डिस्टेंस पे है, तब क्या होगा? हैं? क्या होगा भाई? सर कौन कैसा बन जाएगा? एक्चुअली ना देखो, डिफिनेशन में ही की छुपा हुआ है, ठीक है? एक्चुअली
सेंटर हमें डिफाइन नहीं करना है, डिफिनेशन अपने आप सेंटर को डिफाइन कर देगा, ठीक है। सेंटर आपको नहीं डिफाइन करना है, सेंटर अपने आप अपने को डिफाइन कर लेगा, ठीक है भाई। ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे पता चला अभी। चलो ठीक है, देखो, हाँ देखो, तो आइडिया ये है कि कभी भी हम सर्किल की बात करेंगे ना, तो सर्किल का जो एकदम आइडियल डिफिनीशन है वो ये है, लोकस ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट या गिवन पॉइंट, ठीक है। दैट गिवन पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड दैट फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस, राइट। और अगर मैं प्लेन वर्ड हटा दूं तो ये स्फीयर का डिफिनीशन हो जाएगा, ओके। बात समझ में आ रही है? आ रही है? यस सर। हाँ लिखो, सर्किल इज व्हाट? सर्किल इज लोकस ऑफ द पॉइंट्स इन ए प्लेन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए, ठीक है, गिवन पॉइंट, ठीक है। व्हाट इज सर्किल? Locus of the points in a plane, locus of the points in a plane equidistant from क्या? Locus of the points in a plane equidistant from the fixed point, ठीक है। Okay, that fixed point is called center and that fixed distance is called radius, ठीक है। यानी सर्किल का जो डिफिनीशन है उसी ने सेंटर को और रेडियस को भी डिफाइन करा। यानी मान लो ये कोई पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है ओ, और इसे सेम डिस्टेंस पे पॉइंट्स का लोकस देखेंगे तो ऐसे बन जाएगा ना भाई। तो ये जो पॉइंट है यही सेंटर है, और ये जो डिस्टेंस है, चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, कहीं भी रहे, मान लो हम P1 पे रहते हैं या P2 पे आ जाते हैं या P3 पे आ जाते हैं, सर्कमफ्रेंस में कहीं भी जाएंगे तो ये सेम डिस्टेंस है, इसी को रेडियस बोलते हैं। समझ में आया? ओके, वो जो फिक्स पॉइंट है जिससे सारे पॉइंट का डिस्टेंस सेम है उसी को हम लोग सेंटर बोलते हैं, राइट। आ रही है ना बात समझ में? ठीक है, क्लियर है? रोशनी क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो देखो ये जो डिफिनीशन है उसने अपने आप में ही सेंटर और रेडियस दोनों को छुपा रखा है। हाँ, और प्लेन वर्ड अगर हटा देंगे तो ये स्फीयर का डिफिनीशन हो जाएगा, ये ध्यान रखो। प्लेन वर्ड डालने से ये सर्किल है और प्लेन वर्ड हटा देंगे तो ये स्फीयर का डिफिनीशन हो जाएगा, तब 3D स्पेस में हो जाएगा तो स्फीयर बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये है। अब सर्कुलर मोशन कहते हैं, किसको कहते हैं? व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल और कंप्लीट सर्किल, तो उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। लिख लो, लिखो, motion of the particle moving on circumference of a circle or part of it is called circular motion, ठीक है भाई। motion of the particle moving on circumference of a circle or part of it is called क्या? motion of a particle moving on circumference of a circle or part of it is called क्या? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है? जब भी कोई पार्टिकल सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे या उसके पार्ट पे मूव करता है तो उस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। क्लियर है भाई? राइट, या तो पूरी सर्किल पे चले या उसके पार्ट पे चले तो उस टाइप के मोशन को सर्कुलर मोशन कहेंगे। क्लियर है?
क्लियर है? हाँ, अब सर्कुलर मोशन जब भी हम लोग बात करते हैं ना, एक रेडियस को रिफरेंस ले लेते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने इस रेडियस को रिफरेंस लिया, तो पार्टिकल अगर यहाँ आ गया, मान लो अभी थीटा नॉट है एंगल, अभी यहाँ पे आ गया, मान लो टाइम 0 पे यहाँ पे था और कुछ देर के बाद यहाँ आ गया, तो इनिशियल एंगुलर पोजीशन हम क्या बोलेंगे? थीटा नॉट। और टाइम टी पे क्या बोलेंगे? ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले हम लोग एंगुलर पोजीशन डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? एंगुलर पोजीशन। लिख लो, इन ए सर्कुलर मोशन एंगुलर पोजीशन इज डिफाइंड एज द इंस्टैन्टेनियस एंगल विद द रेफरेंस लाइन। ये रेफरेंस लाइन है, यानी रेफरेंस रेडियस। ठीक है भाई? इन ए सर्कुलर मोशन एंगुलर पोजीशन इज डिफाइंड एज द इंस्टैन्टेनियस एंगल विद द रेफरेंस लाइन। क्लियर है? क्यों भाई, आ रही है ना बस में? एंगुलर पोजीशन इज डिफाइंड एज द इंस्टैन्टेनियस एंगल विद द रेफरेंस लाइन। क्लियर है भाई? नहीं क्लियर है? क्लियर है सर फिर से बता दो। देखो, इन ए सर्कुलर मोशन एंगुलर पोजीशन इज डिफाइंड एज इंस्टैन्टेनियस एंगल विद द रेफरेंस लाइन। ठीक है? यस ठीक है, तो मुझे बताओ व्हाट इज द, इस डायग्राम में जरा ध्यान से देखो और बताओ व्हाट इज द इनिशियल एंगुलर पोजीशन? बताइए, अगर मैं इस डायग्राम को ध्यान से देखूं तो क्या कहूंगा? व्हाट इज द इनिशियल एंगुलर पोजीशन? रेफरेंस लाइन। नहीं, रेफरेंस लाइन के साथ क्या एंगल है? एंगल को बोलते हैं ना एंगुलर पोजीशन। 0 0 नहीं, इस डायग्राम को देखो ना, डायग्राम नहीं दिख रहा है क्या? नहीं सर, 0 वो पे पार्टिकल। अच्छा इनिशियल टाइम 0 पे ना? हाँ, क्या हाँ बोलेंगे? सर थीटा। थीटा नॉट लिखा हुआ देखो। अच्छा सर, वो दिख नहीं रहा है एक्चुअली वो। नहीं दिख रहा है क्या? क्यों नहीं दिख रहा है? दिख तो रहा है। नहीं सर, मेरे में ब्लर ही आ रहा है। तुम लोग का सबका ब्लर आ रहा है क्या? नहीं सर, मेरे हिसाब से मेरी तरफ होगा। रोशनी क्लियर आ रहा है तुम लोग को? यस सर, मुझे क्लियर आ रहा है। हाँ, तो बताओ टाइम 0 पे क्या एंगुलर पोजीशन है? थीटा नॉट, राइट? यस सर, ठीक है। हाँ, और टाइम टी पे पूछे तो रेफरेंस लाइन के साथ कितना एंगल दिया मैंने यहाँ पे? थीटा। हाँ, तो थीटा हो गया। तो टाइम 0 पे यहाँ पे इस डायग्राम के हिसाब से एंगुलर पोजीशन थीटा नॉट हो गया और टाइम टी पे थीटा हो गया। ठीक है, तो एंगुलर पोजीशन का जो चेंज होता है उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कैन यू टेल मी व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस मोशन? चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे चेंज इन पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना नॉर्मल मोशन में, वैसे ही एंगुलर पोजीशन का जो चेंज है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। बिल्कुल सब कुछ उसी तरह से चलेगा। ठीक है, लिखो, चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी डेल्टा थीटा इज व्हाट? थीटा माइनस थीटा नॉट। इज दैट क्लियर? चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? थीटा माइनस थीटा नॉट। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ, change in angular position is called angular displacement. So if I am asking you the angular displacement, your answer is delta theta is equal to theta minus theta naught. Is that clear? ठीक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन नहीं करते नॉर्मल मोशन में, चेंज इन पोजीशन, तो बस यहाँ पोजीशन ही डिफाइन करना मेन था, बाकी सब तो अपने आप रिलेट हो जाएंगे। ठीक है भाई? ओके, तो ये आ गया। अब ये बताओ एंगुलर वेलोसिटी कैसे डिफाइन? एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल ओमेगा होता है, लिख लो। एंगुलर वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, यानी d theta by dt।
What is angular velocity? Rate of change of क्या? Angular position. ठीक है भाई? सर रिपीट कर दो सर, मेरे लिए कट रही है आपकी आवाज। अरे तुम ये बताओ वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते थे? What was the basic definition of velocity? चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बोलते थे ना? हाँ सर। तो उसी तरह से बताओ एंगुलर वेलोसिटी क्या बोलोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। हाँ बिल्कुल सही। और एंगुलर पोजीशन को अगर हम थीटा कह रहे हैं तो ओमेगा क्या होगा? डी थीटा बाय dt। ठीक है? ओके, मतलब तुम बस ऐसे सोचो, पूरा मोशन सेम है, वहां हम पोजीशन की बात करते थे, यहाँ एंगुलर पोजीशन की बात करते हैं। तो पोजीशन का रेट ऑफ चेंज अगर हम वेलोसिटी कह रहे थे तो एंगुलर पोजीशन का रेट ऑफ चेंज क्या बोलेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है भाई? ये बात समझ में आ रही है क्या? आई होप इट्स क्लियर। ये कहानी सबको समझ में आ रही है ना? Yes, sir. यस सर। हाँ, इसी तरह से बताओ एंगुलर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या बोलोगे? एंगुलर एक्सीलरेशन। यस, बिल्कुल सही। तो देखो कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस डिफरेंट इतना ही है कि यहाँ हमने एंगुलर पोजीशन को डिफाइन किया। वंस वी हैव डिफाइंड द एंगुलर पोजीशन, द होल काइनेमेटिक्स इज जस्ट एज इट वाज देयर। ठीक है? पोजीशन, पोजीशन का रेट ऑफ चेंज, पोजीशन का चेंज डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पोजीशन का चेंज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेलोसिटी होता था, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन एंगुलर वेलोसिटी होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता था, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। क्लियर है? यूजुअली हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है भाई? राइट? नहीं आई बात समझ? आ रही है बात समझ में? यस सर। हाँ, अब आगे क्या है देखो ध्यान से, अब इसी लाइन के साथ हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है? तो ओमेगा, अल्फा, ये सब है, इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? ओके, अच्छा, अगर ओमेगा कांस्टेंट हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? If omega becomes constant, what we will call that type of motion? अगर ओमेगा कांस्टेंट हो जाए तो उस तरह के मोशन को हम क्या कहेंगे? बोलिए। ओमेगा अगर कांस्टेंट हो जाए तो उस तरह के सर्कुलर मोशन को क्या कहेंगे भाई? क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हाँ लिख लो। ठीक है? If omega is constant, it is called uniform circular motion. ठीक है? ओके? If omega is constant, it is called uniform circular motion. यानी uniform circular motion में अगर मैं पूछूं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या कहेंगे आप? ओमेगा टी। ठीक है? राइट? ठीक है? अगर सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो जाए तो आप क्या कहेंगे भाई? क्या कहेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू टी। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब हुआ? ओमेगा कांस्टेंट यानी इक्वल इंटरवल में इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे दिया जाए, टी टाइम में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा? जैसे s इक्वल टू vt होता है ना भाई, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम बोलते हो ना, कि नहीं बोलते हो? बोलते हो? यस सर। उसी तरह से यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? ओमेगा टी। क्लियर है? यस सर। ठीक है? अच्छा ये बताओ कंप्लीट सर्कल में कितना एंगल घूमते हैं हम लोग? 2 पाई। 2 पाई। हाँ, तो अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ओमेगा यानी ऐसा यूनिट
SI यूनिट होता है एंगल का रेडियन पर सेकंड। क्या होता है रेडियन? क्या होता है एंगल का SI यूनिट? क्या होता है रेडियन। रेडियन। ओके, और ओमेगा का क्या होगा रेडियन पर सेकंड। अल्फा का क्या होगा? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, रेडियन के बारे में ये ध्यान दो कि रेडियन डायमेंशनलेस है। क्यों डायमेंशनलेस है भाई? बिकॉज दो लेंथ का रेशियो होता है। रेडियन कैसे डिफाइन करते हो? एंगल इन रेडियन इज व्हाट? रेशियो ऑफ लेंथ्स होता है। हाँ, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है। ठीक है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ भी लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, जो दो लेंथ का रेशियो है। तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस इज व्हाट? एंगल इन रेडियन, राइट? क्या ये एंगल इन रेडियन? क्लियर है भाई? आ रही ना बात समझ में? यस सर, क्लियर है। हाँ, तो एंगल अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस इज एंगल इन रेडियन। क्लियर है भाई? तो इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं आर्क लेंथ। आर्क लेंथ इक्वल टू आर थीटा। आर तो रेडियस है और थीटा है तो एंगल इन रेडियन। क्लियर है ना भाई? ठीक है भाई? राइट राइट। यस सर। हाँ, अब हमारी कहानी यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, अच्छा ये बताओ टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? क्या होगा? एक टाइम यूनिफॉर्म पीरियड। सर्कुलर, हाँ, एंगुलर वेलोसिटी पता है तुमको? एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मान लो टाइम पीरियड पता है मुझे ओमेगा है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? मतलब ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? रोशनी बताओ। ओमेगा। हाँ, देखो टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी होता है ना। यस सर। यूनिफॉर्म मोशन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? टाइम इज इक्वल टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपन वेलोसिटी, राइट? यस सर। टाइम पीरियड क्या होगा? डेल्टा थीटा बाय ओमेगा। तो डेल्टा थीटा कितना है? 2 पाई। 2 पाई बाय ओमेगा इज द हाँ सर। इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है भाई? यानी किसी भी सर्कुलर मोशन में अगर आपसे कहेंगे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड, योर आंसर इज व्हाट? 2 पाई बाय ओमेगा, राइट? सर तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी हम कह सकते हैं ओमेगा। अरे फ्रीक्वेंसी क्या होता है मुझे तो नहीं पता, तुमको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/2। हाँ, बोलते हैं, सही है। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, ठीक है, यानी 1/t ही फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी होता है 1/t, ओमेगा बाय 2 पाई। लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है, अभी तो बेसिक सर्कुलर मोशन पे है। समझ में आ रही बात? तुम्हारी पुरानी बातें तुम्हें याद आ गई होंगी। ठीक है, ओके। यस सर। हाँ, तो किसी भी सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 2 पाई बाय ओमेगा। नंबर ऑफ सर्किल पर सेकंड को फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, ओमेगा बाय 2 पाई आ जाएगा। क्लियर है? ये हो गया। इसके बाद अगर मान लो ओमेगा, यहाँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो ओमेगा कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन मान लो अल्फा कांस्टेंट हो जाए तब क्या करेंगे हम लोग? तब क्या इक्वेशन यूज करेंगे? तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम लोग कांस्टेंट इक्वेशन का इक्वेशन बनाते हैं तो वैसे इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन इज वेरी मच सिमिलर टू नॉर्मल मोशन। लिख लो, इफ, ठीक है भाई, लिखो, इफ अल्फा इज कांस्टेंट, यानी सर्कुलर मोशन विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, इफ अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्या मतलब हुआ? अगर अल्फा कांस्टेंट हो जाए तो इसका क्या मतलब होगा? इफ अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्या मतलब होगा? ठीक है, चलो तुम लोग खुद से बना के लिखना सारा फॉर्मूला। अगर अल्फा कांस्टेंट हो जाए तो क्या फॉर्मूला होना चाहिए? सेम लाइन में सोच के बताना, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, उसको अप्लाई भी करेंगे। ठीक है भाई? यस सर। ओके, अगर किसी सर्कुलर मोशन में अल्फा कांस्टेंट हो जाए तो क्या क्या फॉर्मूला होगा? ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s होता है, उसी लाइन पे फॉर्मूला बना देना। ठीक है सर इक्वेशन सेम रहती है?
एकदम सेम, खाली डिफरेंस इतना होगा जहाँ v है वहां ओमेगा आएगा, जहाँ a है वहां अल्फा आएगा, ठीक है, जहाँ डिस्प्लेसमेंट वहां डेल्टा थीटा आएगा, बस ये दैट इज द डिफरेंस, एवरीथिंग बाकी सब कुछ सेम। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो इस तरह से सोच के आप बना के लाइएगा, अगली क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई? चलिए।